Do one thing. Compare the mark sheets of the last 10 UPSC toppers. You'll be shocked to find that in GS papers 1, 2, 3 and 4, almost everyone scores around 100, 120. Only a handful of toppers score above 120 in any particular GS paper. So, what's the real secret? The one you might be missing that all these toppers know. It's the optional subject essay writing and ethics. Together, these domains carry a massive weightage of 1000 marks. And the easiest and most consistent optional subject to score in sociology. But remember, to score good in sociology, you will always need a critical and sociological thinking. विकास रंजन सर की Vikas Ranjan sir. I had joined Vikas Ranjan sir. मैंने विकास रंजन सर की Vikas Ranjan sir. The guidance of Vikas Ranjan sir here. And all these toppers developed it and prepared for sociology and essay writing by joining Vikas Ranjan Sir's Sociology Optional and Essay Writing program and used Triumph IAS resources for sociology, essay writing and general studies. Plus, they receive continuous daily one-on-one interaction with Vikas Ranjan Sir after class, either on call or WhatsApp. That's the kind of dedication you get from him. He's always available for his students. Don't think much, join now. I am Ishita Kishore. I am a graduate in economics from Sri Ram College of Commerce, Delhi University. I have done my schooling from Air Force Bal Bharti School, New Delhi. एंड ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था. प्रीलिम्स बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल लगा मुझे तीनों स्टेजेस में. एंड प्रीलिम्स के लिए आप मेहनत करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत फोकस करें. जो भी टेस्ट सीरीज आप चूज कर रहे हैं उसको PYQs से कंपेयर करें एंड रियली ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. एंड करंट अफेयर्स के लिए रेगुलरली न्यूज़पेपर और कोई भी एक वेबसाइट फॉलो करते रहे. प्रीलिम्स के सोर्सेज 3 अटेम्प्ट है तो बहुत बार चेंज किए हैं, बहुत चीज़ें ट्राई की है. मुझे नहीं पता व्हाट इज दैट वन मैजिक वेबसाइट, बट एट द एंड ऑफ द डे आई कैन टेल यू दैट इफ यू रीड द न्यूज़पेपर कंटिन्यूअसली फॉर 1 year, दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू बी अवेयर. एक फाउंडेशन सेट हो जाता है और उस पर आप वैल्यू ऐड कर लीजिए किसी भी एक वेबसाइट को फॉलो करके. बेसिक बुक लिस्ट तो स्टैंडर्ड बुक्स आई थिंक हम सभी करते हैं. पॉलिटी के लिए, जोग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए NCERTs की एंड एनवायरनमेंट के लिए 2-3 ऑप्शंस थे, बट कोई भी एक किताब उठा लीजिए मार्केट से. मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में था एंड पर मुझे ये देखना था कि मेरी स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं. आई फेल्ट दैट आई वुड बी बेटर एबल टू मैनेज अ सब्जेक्ट जहाँ पे राइटिंग स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स आए. सिंस IR was such a contemporary and interesting subject, I felt that PSIR would be the right choice for me. I think मैंने 2 साल यही एनालाइज किया है कि प्रीलिम्स क्यों नहीं हुआ. तो इसमें मतलब आप एनालाइज करिए विच क्वेश्चंस यू आर गेटिंग रॉन्ग एंड क्यों गलती कर रहे हैं. अगर सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं वो तो मतलब सिन है, तो मेरे 2-3 सिली मिस्टेक्स कम करूं, वहाँ पे कुछ मार्क्स बढ़ जाएंगे. 2-3 सोर्सेज बढ़ा दूं, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जहाँ पे मैं वीक हूँ, तो ऐसे धीरे धीरे करके मैंने अपने वीकनेसेस पे काम किया और अपने पेपर को बार बार एनालाइज किया. कम से कम 10 बार तो एनालाइज किया है दोनों पेपर कि मैं क्या गलतियाँ कर रही हूँ. मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज यूज़ की है, कोई एक टेस्ट सीरीज नहीं थी. आप मार्केट में जाके कोई भी टेस्ट देख लीजिए और उसको PYQ से कंपेयर कीजिए कि हाउ क्लोज इट इज टू द UPSC पैटर्न एंड देन सी व्हाट्स बेस्ट फॉर यू. मैंने अराउंड 90 क्वेश्चंस में हमेशा करती हूँ, तो मे बी 92-93 क्वेश्चंस किए होंगे. हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है. मैंने इस बार UPSC CSE में रैंक 2 प्राप्त की है. DKT के इस वीडियो के थ्रू मैं अपने प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहूंगी. सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि प्रीलिम्स की इंपॉर्टेंस क्या है इस पूरे एग्जामिनेशन में. दो प्रीलिम्स आपका रैंक डिसाइड नहीं करता, बट प्रीलिम्स विल डिसाइड कि आप मेंस एग्जाम देंगे कि नहीं. एंड देयरफॉर आपका इंटायर 1 year वो वेस्ट होता है या यूटिलाइज होता है. दैट क्रूशियली डिपेंड्स ऑन द प्रीलिम्स पेपर. Now the first thing that we will talk about is the timeline जो मैंने प्रीलिम्स के लिए फॉलो की, या कितने महीने, कितना टाइम सफिशिएंट है प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए. So I would say कि अगर आप एक फर्स्ट टाइमर या एक बिगिनर हैं तो एटलीस्ट 6 months एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स करनी चाहिए. दिस इज व्हाट आई डिड फॉर माय प्रिपरेशन. मैंने दिसंबर-जनवरी ऑनवर्ड्स ही प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी. बिकॉज CSAT भी इतना टफ होते जा रहा है, तो आई थिंक आपको 1 month CSAT के लिए भी लग जाते हैं. तो 5 to 6 months ऑफ प्रिपरेशन एज अ बिगिनर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर प्रीलिम्स. उसके बाद डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ कंफर्ट, ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट, आप अपना टाइमिंग खुद डिसाइड कर सकते हैं. Now the second thing that we will talk about is the sources that I followed for prelims. तो जो भी सोर्सेज मैंने प्रीलिम्स के लिए फॉलो की वो जनरली टॉपर वीडियोस से इंस्पायर्ड थी एंड मोस्टली सभी लोग सिमिलर सोर्सेज फॉलो करते हैं. मैं अपने सोर्सेज आपको बता देती हूँ. पॉलिटी के लिए मैंने M. लक्ष्मीकांत बुक को फॉलो किया था. इसके अलावा जो क्लास 11th NCERT है
फॉर पॉलिटी, वो भी मैंने फॉलो किया था फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब। पॉलिटी के बाद जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। अब पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का वेटेज ज्यादा है इन प्रीलिम्स, सो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स फॉलो किए थे। एंड थर्ड सब्जेक्ट दैट वी हैव इज इन्वायरमेंट। प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट का रोल बहुत ज्यादा है एंड देयरफॉर मैंने PMFIS की बुक रेफर की थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जो मैपिंग है ऑफ इन्वायरमेंट, जो कि नेशनल पार्क्स, वेटलैंड्स एक्सेट्रा, इनको यूट्यूब चैनल्स के थ्रू कवर किया था। एक परचम क्लासेस है जिसके थ्रू मैंने मेमोरी टेक्निक से वेटलैंड्स और इन सब की मैपिंग लर्न की थी। फोर्थ सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी। आई थिंक ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चंस प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते फॉर द स्टैटिक पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, बट जो इस बार प्रीलिम्स में देखा गया कि अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर देयर जो कि मैपिंग से रिलेटेड थे। देयरफॉर ज्योग्राफी में स्टैटिक पार्ट कवर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैपिंग करना हो चुका है, चाहे वो रिवर्स की मैपिंग हो या फिर प्लेसेस इन न्यूज हो। सो दैट पार्ट शुड बी डन मोर रिलीजियसली, क्योंकि उससे आपको काफी मार्क्स मिल सकते हैं। आई थिंक साइंस एंड टेक हमारे पूरे प्रीलिम्स का एक अनसंग हीरो है। साइंस एंड टेक से 12 to 13 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, और अगर हम उसको कैटेगोरिकली डिवाइड कर सके तो दो एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स है साइंस के न्यूज में, जैसे कि क्वांटम टेक्नोलॉजी या फिर कोई स्पेस मिशन, एंड जो सेकंड पार्ट है वो है बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ वाला पोर्शन। सो फॉर द बायोटेक एंड हेल्थ पोर्शन मैंने एसेंशिया बुक को रेफर किया था, विच इज फ्रॉम यूनिक पब्लिकेशन। उस बुक में दो इट्स अ 500 पेज बुक, आई ओनली रेफर टू 60 to 80 पेजेस ऑफ दैट बुक, जो कि बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ एस्पेक्ट को कवर करता है। जो दूसरा पोर्शन है विच इज द टेक्नोलॉजीज इन न्यूज, वो सिर्फ और सिर्फ PT 365 विजन के एनुअल कंपाइलेशन से मैंने कवर किया था। सो दिस इज अबाउट साइंस। इवन वो लोग जो कि साइंस बैकग्राउंड से हैं, आई वुड से कि ये बहुत ही एक इजी फ्रूट है, इजी लो हैंगिंग फ्रूट है, जो आप इजिली कैचअप कर सकते हैं। एंड फॉर नॉन साइंस बैकग्राउंड पीपल ऑल्सो यू कैन यूज वीडियोज फ्रॉम TED, जो कि टेक्नोलॉजीज लाइक CAR-T सेल थेरेपी को बहुत इजीली एक्सप्लेन करता है, एंड द knowledge that you gain remains in your memory for a long period of time. So this is what I did for science. Now the third thing that we'll talk about is priority of subject while preparing prelims. तो I think सबसे ज्यादा importance जो आपको देना चाहिए वो होगा for subjects like polity, economy and environment, and even ancient history को आप थोड़ा ज्यादा prioritize कर सकते हैं as compared to modern history, क्योंकि given the number of questions जो ancient history से बढ़ते जा रहे हैं, modern history से थोड़े कम होते जा रहे हैं। And the fourth in priority would be CSAT. आप उसको थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटाइज करें than subjects like art and culture also, because it is so important. So the next thing we'll talk about is prelims में static subject versus current affairs किसको ज्यादा importance दें। I think current affairs का रोल है prelims में, but जो static subject है you can bank upon them, क्योंकि कितना भी disruptive paper होगा उसमें static portion would always be more than the current affair portion, but जो भी static portion है उसको एक analytical bend of mind से पढ़ना ज्यादा important हो चुका है अब, because even if you look at this year's paper, तो उसमें जो पॉलिटी से भी क्वेश्चंस पूछे गए, दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम स्टैटिक ओनली। अगर हम बात करें द क्वेश्चन फ्रॉम whichever asked from राज्यसभा या जो रिवर्स के क्वेश्चंस हैं वो सब स्टैटिक इंस्पायर्ड क्वेश्चंस हैं। बस ये है कि आप उसको थोड़ा और गूगल करें, मे बी उसको मैप्स पर देखें, तो आपको ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो मिलेगा। नेक्स्ट थिंग दैट वील टॉक अबाउट इज करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है। मैंने जो किया था, आई रेड द हिंदू ऑल थ्रू आउट द ईयर, एंड प्रीलिम्स के कुछ टाइम पहले आई यूज्ड टू डू करंट अफेयर्स कंपाइलेशन PT 365 फ्रॉम विजन IS, एंड उन कंपाइलेशंस को आई यूज्ड टू डू स्पेसिफिकली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड टेक, क्योंकि उसका कॉस्ट बेनिफिट सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। सेकंड, आई वुड डू इट फॉर इकोनॉमी एंड आई वुड डू इट फॉर एनवायरमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। फॉर सब्जेक्ट्स लाइक आर्ट एंड कल्चर मुझे उतना टाइम नहीं मिलता था, उसका कॉस्ट बेनिफिट उतना ज्यादा नहीं है। इवन फॉर पॉलिटी, आप जो पॉलिटी कि आपका PT 365 है, आप उसका स्टैटिक पोर्शन देखिए, उसमें जो भी प्रोवाइडेड है, एंड जो भी करंट अफेयर है उससे रिलेटेड स्टैटिक को जाकर के लक्ष्मीकांत से मे बी एक बार फिर से रिवाइज कर लें, दैट इज मोर हेल्पफुल। So this is how I did current affairs for prelims. The next thing that we'll talk about is CSAT. CSAT has become very important, क्योंकि आप इस गेम में all together रहेंगे कि नहीं is being decided by CSAT now. तो being from a non-maths background, मैंने कैसे CSAT cover किया, I'll tell you. So I relied on reading comprehension more than I did on mathematics portion. So how did I prepare CSAT का part of reading comprehension? मैंने UPSC के previous year comprehensions और उनके official answer keys पर focus किया,
एंड जो सीसैट में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पूछा जाता है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम कैट और एनी अदर एग्जामिनेशन, तो वो कॉम्प्रहेंशन यहाँ यूजफुल नहीं है ज्यादा. द सेकेंड थिंग इज रीजनिंग. तो जो रीजनिंग में टॉपिक्स है लाइक सिलोजिज्म, ये टॉपिक्स या फिर ब्लड रिलेशन, दे कैन बी इजीली कवर्ड फ्रॉम एनी यूट्यूब चैनल. मैंने एक करियर राइट करके एक यूट्यूब चैनल है, वहां से इसके टिप्स ट्रिक्स करके सॉल्व किया कि किस तरीके से आई विल बी एबल टू सॉल्व इट एक्यूरेटली इन अ लेसर अमाउंट ऑफ टाइम. तो रीजनिंग कर लिया बिकॉज उसको कंपैरेटिवली मैथ से इजी लगा वो मुझे. एंड द थर्ड थिंग दैट आई डिड वाज मैथमेटिक्स. उसमें से मैंने सिलेक्टिव चैप्टर्स पिकअप कर लिए. फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस, ratio proportion, HCF, LCM, age. These were chapters that could be easily done as compared to permutation, combination, probability. जो मुझे लगा ये chapters बहुत मेहनत करने के बाद भी accuracy नहीं आ सकती है. So even if you are from a non-maths background, सबसे पहले तो UPSC CSAT papers को analyze करना है कि वो किस chapters पर ज्यादा focus कर रहे हैं, and then उन chapters को proper time दे करके उसको cover करना है, because CSAT has become very important these days. Last thing that we'll talk about is the importance of mock and mock test series in prelims. अगर आप एक first timer हैं, so I think the importance of mocks is more, because what do mocks actually help you do? A, it helps you revise your syllabus better. आपको पता चल जाता है कि आपने जो भी पढ़ा है, आपकी recall capability कितनी है, आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है. सेकेंड, आप यूपीएससी एग्जामिनर के ऑप्शन सेटिंग की मेंटालिटी को देख पाते हैं. नाउ बिकॉज द पैटर्न हैज चेंज्ड, लास्ट ईयर भी ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर टाइप ऑफ ऑप्शंस थे, जहां पर जहां पर एलिमिनेशन टेक्निक इज नॉट गोइंग टू वर्क. तो आपको ये ओनली 1 पेयर और ओनली 2 पेयर टाइप के टेस्ट मिल जाएंगे मार्केट में, बिकॉज दे आर ऑल्सो अपडेटिंग देमसेल्व्स एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. सो आपको उस तरीके से अपने ब्रेन को फंक्शन कराना है कि आप वो टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाते हैं. Second, it will help you in analyzing the number of questions that you would attempt. I generally attempted 80 to 85 questions, but now given the unpredictability, I think attempting on a higher side would be better. So somewhere around 85 is the minimum that I think you should attempt in this paper. And third thing that mocks help you is decide your strategy on the day of exam, कि मैं first reading में कितने questions करूंगा, second reading में कितने questions करूंगा, and then finally अगर मुझे maximum number of questions मेरे 50 to 60 ही हुए हैं after first and second reading, how much is the amount of guess that I take and what is my accuracy when I take those guesses. The last tip that I would give on the day of your prelims examination, this is something that I did not do in my first attempt. Prelims एग्जामिनेशन में जीएस पेपर 1 देकर आने के बाद जो 2 आवर्स बचते हैं, दैट इज अ वेरी क्रूशियल टाइम. आप पैनिक में होते हैं कि आपका पहला पेपर कैसा गया. देयर आर लॉट ऑफ रिएक्शंस जो आपको ऑनलाइन टेलीग्राम पर मिलेंगे. व्हेन यू टॉक टू पीपल ऑन द सेंटर यू विल गेट. सो आई थिंक स्टे अवे फ्रॉम एवरीथिंग. अपना फोन ना यूज करें उस 2 घंटे में. मे बी फोकस ओनली ऑन योर सीसैट पेपर. कुछ बेसिक फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिया, या मे बी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व ही कर लिया, ताकि आप उस सॉल्व करने वाले एटीट्यूड में आ जाए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. प्रीलिम्स के लिए आई वुड ऑल्सो लाइक टू डिस्कस द एग्जाम हॉल डे स्ट्रैटेजी. एक दिन पहले क्या करना चाहिए, एग्जाम के दिन आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए. तो 1 डे बिफोर द एग्जाम नेचुरल होती है बहुत एंजाइटी होना. आई थिंक तीनों स्टेजेस में सबसे ज्यादा एंजाइटी मुझे प्रीलिम्स के टाइम पर होती थी, एंड इट इज वेरी नेचुरल, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. तो मेरी स्ट्रैटेजी बस यही थी कि 8 या 9 बजे आई स्लीप, and अच्छा good 8 hours of sleep मैं ले सकूं, so that I wake up at 5:30. Also 1 day before the exam आपको क्या रिवाइज करना चाहिए. So I used to revise subjects जो मुझे लगता था कि बहुत बार पूछे जा सकते हैं. So I would revise something from polity. तो 2 या 3 घंटा का भी polity देख लिया, ancient history देख लिया और mapping देख लिया. These were the 3 things that I used to see just before going into the exam hall. और उस दिन फिर सुबह 5:36 आप जब भी उठो एंड चेक योर डॉक्यूमेंट्स. यू हैव योर फोटोग्राफ, यू हैव योर एडमिट कार्ड. आपने अपना सेंटर 2-3 बार क्रॉस चेक किया है. मे बी एक बार हो सके तो 1 डे बिफोर यू कैन गो एंड विजिट योर सेंटर ऑल्सो. आपके पास एक क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए, एक वॉच होनी चाहिए विच इज नॉट अ डिजिटल वॉच, ताकि वो उसको डिक्लाइन नहीं कर पाए. These are some essentials that you should definitely check. और जब आप वहां जाएं, reach on time, अपने सीट पर जाकर बैठे, relax for 10 minutes and जो भी भगवान का नाम लेकर और whatever you want to start your paper, अपना पेपर स्टार्ट करें and give your 2 hours, utilize them very effectively. What I did, मैं initial 40 minutes में first reading करती थी पेपर का.
फर्स्ट रीडिंग में दो चीजें करती थी। जो क्वेश्चन बहुत ही श्योर है कि ये तो डेफिनेटली करेक्ट है, आई वुड टिक मार्क देम कि ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन। और जो क्वेश्चन एकदम भी नहीं आता, आई वुड ऑल्सो क्रॉस देम कि ये नहीं करना। दिस इज टू थिंग दैट आई डिड इन माई फर्स्ट रीडिंग। तो प्रिलिमिनरी वो 100 क्वेश्चन फिल्टर आउट हो गए। आई वुड नॉट सर्कल देम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अभी मैंने OMR पे सर्कल नहीं किया। फिर आई विल डू माई सेकेंड रीडिंग अप्रोक्सीमेटली 30-40 मिनट्स लेकर के फिर से। उसमें आई ट्राई टू डू क्वेश्चन जिसमें मुझे थोड़ी श्योरिटी है, या 30-40% चांसेस है कि वो गलत हो सकते हैं, बट देन मेजोरिटी चांस है कि वो सही हो जाएंगे। एंड ये दोनों फर्स्ट और सेकंड रीडिंग मिलाकर कुछ 50-55 क्वेश्चंस आई विल डू। और उसके बाद जब 1 आवर 10 मिनट्स या 20 मिनट्स हो गया, आई विल गो एंड सर्कल देम इन द OMR में सर्कल बहुत ही ध्यान से करना है एंड इतना अच्छे से करना है कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, बिकॉज बहुत मुश्किल से यू हैव बीन एबल टू रीच 50-55 क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज वन क्वेश्चन हियर। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले। जो थर्ड रीडिंग होगी मेरी फाइनल रीडिंग, वो लास्ट के 40 मिनट्स में, उसमें आई ट्राई टू रीच की 55 से मैं 85 तक पहुंच जाऊं। ये 30 क्वेश्चन करने के लिए आई वुड रीड वन क्वेश्चन वेरी केयरफुली और थोड़ा सा गेस वर्क करके और साइमल्टेनियसली आई वुड फिल, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको 40 मिनट्स कब खत्म हो जाएंगे और फिर आपको OMR फिल करने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो इन द लास्ट रीडिंग आई वुड डू वन क्वेश्चन, आई विल फिल इट साइमल्टेनियसली इन द OMR शीट। और लास्ट तक जब 82-85 पर मैं रहती थी जनरली, तब तक टाइम भी फिनिश हो जाता था एंड आई वुड बी डन विथ माई OMR शीट ऑल्सो। दिस इज व्हाट आई डिड फॉर द फर्स्ट पेपर। फिर 2 घंटे का ब्रेक होता था। इन द ब्रेक आई वुड ट्राई टू रिवाइज CSAT, मेरे जो भी फॉर्मूलाज होते थे एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल कोई भी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया प्रपोर्शन का या फिर परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का, कि बस वो रिफ्रेश हो गया कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में। एंड देन CSAT में आई फर्स्ट स्टार्ट विथ डूइंग मैथ्स एंड रीजनिंग, जितना एक्यूरेसी से वो हो पाया व्हाटएवर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एंड देन इमीडिएटली जब मेरे 1 आवर बचते थे, आई वुड गो टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि वो मेरा स्ट्रेंथ एरिया था। एंड आई ट्राई टू अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज आई कैन। CSAT में टू अटेम्प्ट लिटिल लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैं मैक्सिमम 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी CSAT में, बट आई ट्राई टू डू इट विथ एक्यूरेसी। और CSAT में क्वेश्चंस 80 ही होते हैं, सो मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट फिलिंग इट नीचे से। तो डिस्पाइट OMR में 100 तक दिया होता है, आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 80 ओनली। So these are some things that you can keep in mind, and this is it. Thank you. Coming to the prelims exam, I believe for prelims, practice is the most important thing. After finishing my basics textbooks, which are generally referred by all the students, I used to emphasize a lot on writing mock tests. I used to solve nearly 60 to 70 mock tests before every prelims. This helped me ensure that I'm able to practice a lot of techniques and revise in a very efficient manner. प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए सिंस मैं 2 बार असफल रही हूँ, तो पहले मैं मार्क्स बताती हूँ कि मेरे प्रीलिम्स में कितने आए थे पहले 2 अटेम्प्ट में। तो GS में 2020 में जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, उसमें GS में 72 आए थे और CSAT में 70 आए थे। तो GS की प्रिपरेशन वो बेसलाइन प्रिपरेशन नहीं थी जो एक रिक्वायर्ड होती है। फिर मैंने 2021 में जब अटेम्प्ट दिया तो मेरे GS में 120 आए थे और CSAT में 63 आए थे। इस बार मैंने सिंस फॉरेस्ट्री का भी भरा है तो मुझे प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं पता, बट अराउंड 95-96 होंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ये रियलाइज़ हुआ था कि एक बेसलाइन लेवल ऑफ प्रिपरेशन चाहिए जो सब बच्चे करते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं। वो लेवल मेरे अंदर मिसिंग था। तो उसको तैयार करने के लिए सबसे पहले तो मैंने कमियां देखी, पहले आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो मैंने देखा कि जो बहुत मामूली सवाल होते हैं, और मैं मामूली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो सीधे बुक से आते हैं, जो मामूली सवाल होते हैं मैंने उसमें गलतियाँ की थी। वो सिंपल मिस्टेक करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इतने बड़े एग्ज़ाम में। तो वो वाली जो मिस्टेक्स थी उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं बेसिक बुक्स पे गई, मैंने NCERT उठाई, NCERT पढ़ी, NCERT 2-3 बार पढ़ी। उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो पढ़ी। जब मैं 2-3 बार पढ़ी उसके बाद मैंने नोट मेकिंग स्टार्ट की। ये नहीं कि मैं पढ़ते पढ़ते पहले ही तुरंत ही, मैं भले ही लिख के कोई वर्ड्स लिख के पढ़ते वक्त, बिकॉज वो फीलिंग आती है पढ़ते वक्त कि आप लिख रहे हो,
तो मैं भले ही लिखती थी लेकिन वो नोट्स नहीं बनाना होता था, वो अलग तैयारी होती थी। बट मैं जैसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पहले जो मैं रेफ़र करूँगी जो वो वाले नोट्स होते थे वो मैं तीसरे चौथे रीडिंग के बाद ही बनाए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि पढ़ते वक्त लग रहा है सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, आपको इम्पॉर्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि आपको वो फेमिलियरिटी नहीं है उस टॉपिक से। जब आप फेमिलियर हो जाते हो तो अपने आप चीज़ें आसान हो जाती हैं। और जो सिर्फ याद रखने वाली चीज़ें होती हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे हिस्ट्री हो गए या फिर ज्योग्राफी हो गए, वो जो कीवर्ड्स होते हैं वो सिर्फ आपको वो देख के पूरा टॉपिक याद आ जाता है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप नोट मेकिंग आप ऐसे ही करें। फिर उसके साथ साथ आप जो पढ़ रहे हो और जब आप अटेम्प्ट करते हो तो आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके साथ ही उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैंने इसके लिए 2-3 ऐप्स हैं वो इंस्टॉल किए थे, बिकॉज बहुत इंस्टिंक्टिवली होता है कि हम अपना तुरंत फ़ोन उठा लेते हैं। तो फ़ोन हाथ में हमेशा रहने के कारण उसको अब आप पॉजिटिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ 2-3 ऐप्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बेस्ड हैं। कोई रैंडम टेस्ट सीरीज़ नहीं है वो एक नॉलेज ऐप है, उसमें सिर्फ PYQ सेगमेंट में, और कुछ रिकमेंड नहीं करती उस ऐप में, एक PYQ सेगमेंट, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशंस भी हैं। बाकी एक UPSC प्रेप करके ऐप है। ये दोनों ऐप्स मैंने इंस्टॉल किए थे और मैं सिंस मैं कॉलेज भी जाती थी तो मेट्रो में सॉल्व करते हुए आपको प्रीवियस ईयर्स की एकदम थरो नॉलेज होनी चाहिए, आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इनफैक्ट काफ़ी प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन होता है, काफ़ी सारा चीज़ें वो आपको प्रीवियस ईयर्स पे बेस्ड होता है। क्वेश्चंस खुद रिपीट होते हैं। इकोनॉमिक्स में तो क्वेश्चन मैंने खुद ही देखा है अपनी आंखों से रिपीट होते हुए 21 और 22 में। साथ ही साथ थीम्स जो होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं, सेम थीम पे सवाल आते हैं। साइंस एंड टेक में ऑप्शन को लेकर एक नया सवाल बना देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स में जो PYQ हैं, अगर आप देखें, सवाल देखें और तो आपको पता चल जाए कि नहीं ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और वो आप गलत नहीं कर सकते। जब आप तो मैंने इसके लिए जो वो वाली प्रैक्टिस होती है तो मैं रोज़ 50 सवाल सॉल्व करती थी मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे में CSAT प्रैक्टिस करती थी। संडे इनफैक्ट मैं फुल लेंथ टेस्ट देती थी, एक बेसलाइन प्रेपरेशन। वो एक डिसिप्लिन ज़रूरी है। और कंसिडरिंग कि मेरे लिए बहुत बड़ा वो था सिर्फ 72 मार्क्स लाना पहले अटैम्प्ट में, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी कि जो वो है एक सिंसियरिटी और एक रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है प्रीलिम्स। आपको एकदम बच्चों की तरह पढ़ाई करनी होती है, जैसे अगर आप रिवर्स याद कर रहे हैं या फिर आप माउंटेन रेंजेस याद कर रहे हैं, तो अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करके मैं पढ़ती थी। मैं बोलती थी मम्मी ये पूछ लो, भैया ये पूछ लो। वो एक बहुत ही मैंने बचपना उससे जैसे हम लोग बचपन में याद करते हैं मैंने वैसी प्रिपरेशन की थी कि ताकि चीज़ें याद रहें। जो ये वाली एक स्किल होती है मेमोराइजेशन, वो वाली जो आजकल काफ़ी टेक्निक्स भी हैं, अंकी टेक्निक है, पोमोडोरो मेथड है पढ़ने का, टेक्नोलॉजी का इस तरह से यूज़ किया था। CSAT के लिए फिर उसके बाद 120 मार्क्स ये रिफ्लेक्ट हुआ GS में, बट CSAT में 63 आए थे 2021 वाले अटेम्प्ट में। तो तब मैंने रियलाइज़ किया ऐसा नहीं था कि मैथ्स नहीं आती थी या इंग्लिश नहीं आती थी, ऐसा था कि मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए थे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि कि ये एम्बैरेसिंग है मेरे लिए एक्नॉलेज करना कि मुझे मैथ्स नहीं आती, बट मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये सच्चाई है क्योंकि हम जिस माइंडसेट से एग्ज़ाम दे रहे होते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे CSAT में 80 सवाल होते हैं, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इंग्लिश नहीं कर पा रही हूँ तो ये कोई बहुत बुरी चीज़ है। जबकि जो इंग्लिश के सवाल हैं वो इस तरह डिज़ाइंड होते हैं कि वो क्रिटिकल रीजनिंग टेस्ट करते हैं। तो वो जो क्वेश्चन के फ्रेमवर्क होते हैं जिसमें पूछता है व्हाट इज़ द मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन, या व्हाट इज़ द मोस्ट लॉजिकल कॉरिडरी, या व्हाट इज़ द इन्फेरेंस यू कैन ड्रॉ आउट ऑफ इट। तो अगर मैं सेम पैसेज पे ये 3 अलग अलग वो बनाऊँ सवाल, तो तीनों के अलग अलग आंसर होंगे। ये चीज़ समझने के लिए मैं फिर से अपने जो बेसिक्स होते हैं प्रीवियस ईयर्स पे गई। इनफैक्ट मैंने कोचिंग भी ली CSAT के लिए, मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं भूल गई थी। तो अब अपनी ईगो साइड रख के कि नहीं मुझे सब आता है, या फिर ये तो इंग्लिश है, इंग्लिश हो जाएगी, या तो ये तो बेसिक मैथ्स है,
वो चीज़ अलग होती है। बट आप ये याद रखना ज़रूरी होता है कि सीसैट का पेपर आप ऑलरेडी जब आप जीएस लिख चुके होते हो, फिर एक ब्रेक होता है और वो जो मई जून की गर्मी होती है उसके बाद अटेम्प्ट कर रहे होते हो, वो बहुत अपने आप में ही चैलेंज होता है। बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो सकते हो, लेकिन वो वाला जो क्या कहते हैं, एक तरह से वो एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते हो। तो सीसैट के लिए फिर एक स्ट्रैटेजी मैंने बनाई कि मुझे एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ सवाल करने हैं। इतने नहीं कि मैं अपने दिमाग में डिसाइड कर लूँ कि मुझे 60 सवाल करने हैं या मुझे 55 करने हैं। मुझे जितने आए 45 के प्लस 40 के प्लस जितने आए उतने करने हैं, क्योंकि आपको बस क्वालिफाई करना है, आपको ईगो पे नहीं लाना। तो अगर मुझे इंग्लिश में डाउट हो रहा था किसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में या किसी पैसेज में, तो वो मैं छोड़ देती थी। वो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब यानी इस वाले अटेम्प्ट में मैंने इस तरह से, और साथ ही साथ रेगुलर प्रैक्टिस सीसैट के लिए भी ज़रूरी है, बिकॉज लेवल टफ होता जा रहा है। भले ही बोलें कि 10th लेवल की आती है मैथ्स, बट आई वुड से कि अगर आप कैट के पेपर प्रैक्टिस करें, कुछ MBA की कोचिंग्स या फिर GMAT की कोचिंग से सवाल लेके प्रैक्टिस करें, वो एक अप्रोप्रिएट मार्कर हैं रादर देन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इस वक्त CSE कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने सीसैट की प्रिपरेशन की। और प्रीलिम्स के लिए जैसे मैंने बताया कि मैं रेगुलरली टेस्ट लिखती रही, तो मैं 50 क्वेश्चंस एवरी डे। इससे क्या होता है कि अगर आप एक उस माइंडसेट में घुसते हो कि मुझे आप कोई भी पेपर दे दो, मैं 50% ले आऊँगा, और 50% ही जाती है प्रीलिम्स की कट ऑफ। इनफैक्ट अब तो कम हो रही है, इस साल 88 ही थी, तो जनरल के लिए 88 ही थी। तो वो वाला जो माइंडसेट होता है कि आप मुझे कोई भी पेपर दे दीजिए, मैं उसमें 200 में से 100 नंबर ले आऊँगी या फिर 100 में से 50 नंबर ले आऊँगी, उसके लिए मैंने बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस किए। और कई लोगों के लिए दूसरी स्ट्रैटेजी भी काम करती है, बट मुझे एक कॉन्फिडेंस एक अपने अंदर आता है कि मैंने इतने पेपर्स किए हैं, मैंने इतने वो किए हैं, टेस्ट सीरीज़ की है, इतना मेरे प्रीवियस क्यूएस क्वेश्चंस टिप्स पर हैं। तो वो वाला जो माइंडसेट, आप एक विनर्स माइंडसेट जिसको बोलते हैं, जब वो डेवलप हो जाता है तो आप प्रीलिम्स ऐसे जाकर आपका थोड़ा सा स्मूथ सेलिंग होता है। ऐसा नहीं है कि नर्वसनेस नहीं होती, एंग्जाइटी नहीं होती। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मुझे लास्ट ईयर भी मिली थी, मतलब पर्सनली नहीं, बट मैंने एक वीडियो में ही देखी थी, कि आप प्रीलिम्स ऐसे मत अटेम्प्ट करिए जैसे ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। आप प्रीलिम्स ऐसे अटेम्प्ट करिए जैसे ये मॉक एग्ज़ाम है। तो लोग बोलते हैं कि मॉक को ऐसे करो कि एक्चुअल एग्ज़ाम है। मैं उसका उल्टा, मैं उनको क्रेडिट नहीं दे पा रही बिकॉज मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, बट एक सीनियर ऑफिशियल हैं, वो सर्विस में गए थे, तो उन्होंने वीडियो ऐसे ही बनाई थी, और उन्होंने बोला था कि आप मॉक को ऐसे मत दो कि प्रीलिम्स है, आप प्रीलिम्स को ऐसे दो कि मॉक है। तो थोड़े उस कॉन्फिडेंस से जाना ज़रूरी होता है। वो कॉन्फिडेंस आपका पीछे आपने जो हार्डवर्क किया है उससे आता है। Hello, my name is Dr. Mayur Hazarika. I have scored the AIR 5 in the UPSC CSE 2022, and I am from Assam. I've completed my schooling from Assam itself, from Tejpur, and after that I have done my graduation in MBBS from Guwahati Medical College, Assam itself. So my strategy for the preparation phase was actually नॉर्मली मैं एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ही रखता था। ऐसा नहीं था कि मैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग वे से प्रिपेयर कर रहा था। द बेसिक रिसोर्सेज फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस वर द सेम, एंड उसी के दौरान मतलब हाउएवर द फोकस पॉइंट्स ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस यूज्ड टू बी अ लिटिल डिफरेंट। बेस जो भी होता था, जो बेस रिसोर्सेज होते थे फॉर प्रीलिम्स, माय बेसिक स्ट्रैटेजी वाज टू गो फॉर मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिविजन। लाइक आई यूज्ड टू रिवाइज देम फॉर सो मेनी राउंड्स. While for mains, what I relied on was value addition. Whatever those basic resources were that I had fixed earlier, तो उसी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा value addition करता था. So that was my basic strategy for both prelims and mains. Okay, so now coming in particular to my strategy with respect to prelims, just as I have said, I used to rely on जो बेसिक रिसोर्सेज है वही थे मेरे बेसिक रिसोर्सेज को ही मैंने कंटिन्यू किया. बट बेसिक जो पॉइंट आई थिंक विच आई डिड इन पर्टिकुलर वाज आई वेंट फॉर मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिवीजन. बहुत सारे रिविजन्स किए सेम चीज़ों के ही जो बेसिक रिसोर्सेज थे, और उन्हीं को मतलब जो उनका जो वॉलेटाइल चीज़ें होते हैं वो वॉलेटाइल इन्फॉर्मेशन को हमने बहुत बार मतलब रिवाइज़ कर लिया था. जैसे आई रिमेंबर आई यूज्ड टू रिवाइज लक्ष्मीकांत, लाइक आई हैड फिनिश्ड इट अराउंड लाइक 20-30 टाइम्स बाय द टाइम हम एग्ज़ाम के लिए गए थे.
एंड हाउ मेनी मॉक्स डिड आई अटेम्प्ट, एक्चुअली मैं एक वर्किंग कैंडिडेट था तो उसी वजह से मेरे पास काफ़ी टाइम कॉन्स्ट्रेंट था, तो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा मॉक्स दे पाया. हाउएवर इफ़ आई हैड द लग्जरी देन ऑफ टाइम देन आई वुड हैव गॉन फॉर सो मेनी मॉक्स, बट इन जनरल मैंने कुछ आई थिंक अराउंड 20 मॉक्स अटैम्प्ट किए होंगे, 15 to 20 मॉक्स मिला के. ओके, सो अभी प्रीलिम्स के लिए जो इन द एग्जाम हॉल मेरा स्ट्रेटजी बेसिकली ये था कि आई वाज थिंकिंग आई वुड गो फॉर 3 राउंड्स ऑफ द होल क्वेश्चन पेपर. फर्स्ट राउंड में आई वेंट फॉर दोज क्वेश्चंस जहाँ पे अराउंड आई वाज श्योर अप फॉर अबाउट 70 or 80% विद रेस्पेक्ट टू द आंसर. एंड एक बार वो फर्स्ट राउंड जब खत्म हो गया तब सेकेंड राउंड के लिए जब आया तो आई ट्राइड दोज क्वेश्चंस इन विच आई वाज लाइक 50-50. कुछ 50% चांसेस हो सकते थे कि वो करेक्ट हो सकता है या फिर रॉन्ग भी हो सकता है. तो वंस आई हैड कंप्लीटेड दोज फर्स्ट 2 राउंड्स, तो उसके बाद मेरे को सोचना था कि द थर्ड राउंड में मैं हाई रिस्क लूँ या फिर लो रिस्क रखूँ अपना. अभी ऐसा था कि मेरे को जब सेकेंड राउंड तक कंप्लीट हो गया था तो आई वाज ऑलमोस्ट श्योर फॉर अराउंड लाइक 45 ऑफ दोज क्वेश्चंस, 45-50 ऑफ दोज क्वेश्चंस. तो मेरे को पता चल गया कि थर्ड राउंड में मेरे को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है क्योंकि ऑलमोस्ट आ ही रहा था जो क्वालिफाइंग मार्क्स के राउंड होने वाला था. तो आई एंडेड अप अटेम्प्टिंग अराउंड 71 क्वेश्चंस एंड ऑल्दो आई हैड इनिशियली थॉट कि मैं कुछ आई बी अटेम्प्टिंग फॉर अराउंड 80-85 ऑफ दोज क्वेश्चंस. I eventually ended up attempting 71 questions. So with that I would like to say कि ऐसा कुछ प्री कॉन्सेप्ट आइडिया लेके जाना ठीक नहीं होता है कि आई बी अटेम्प्टिंग दिस अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस. द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू अटेम्प्ट ऑन दैट डे वो एक्चुअली डिपेंड अपॉन कितना उस दिन के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन पेपर कितना डिफिकल्ट है या फिर आपका एक्यूरेसी रेट कैसा जा रहा है. आपका एक्यूरेसी रेट, इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट आपका एक्यूरेसी रेट देन यू शुड प्रॉबेबली उसके हिसाब से आपको अपना स्ट्रैटेजी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. बट इफ़ यू आर वेरी श्योर अबाउट योर एक्यूरेसी रेट तो उतना भी हाई रिस्क नहीं लेना चाहिए.